अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन का कोर्स प्रॉपर्ली स्टार्ट कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने कोर्स आउटलाइंस डिस्कस की थी। तो बेसिकली हमारे इस कोर्स का पर्पस यही है कि हम लोग जो है वो उन सारे के सारे टॉपिक्स को जो हमारे पास आउटलाइंस के अंदर आए थे उनको अच्छे तरीके से समझ लें। तो सबसे पहले हम लोग इससे पहले कि हम लोग पावर रूल स्टार्ट करें, हमारी फर्स्ट आउटलाइन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक्स हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ये समझना कि हमारे पास जो है वो कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे जो है हमारे पास ये जो हमारी बेस है वो मजबूत होगी डिफरेंशिएशन के ऊपर। कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स, राइट। अब आपको पता है कांस्टेंट हमारे पास वो सारी टर्म्स होती हैं जो फिक्स होती हैं, लाइक 1 2 3 4 5 एंड व्हाटसोएवर, जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट ही होते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो जो होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही होती है। लाइक अगर मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ x+1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन लिख रही हूँ x+5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है और यहाँ पर x की वैल्यू -5 आ रही है। तो x की वैल्यू इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी कर रही है, तो ये वेरिएबल्स होते हैं। कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स बेसिकली होते कांस्टेंट ही हैं, मतलब कोफिशिएंट्स होते प्रैक्टिकली हमारे पास फिक्स वैल्यूज ही हैं, लेकिन कोफिशिएंट्स जो हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स के साथ पड़े होते हैं। अब आप इस इक्वेशन के अंदर देखें तो ये ऑब्वियस है कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, राइट। लेकिन जो ये वाला 5 है तो ये भी कांस्टेंट, लेकिन इसको हम कांस्टेंट नहीं, इसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। ये जो बातें हैं ये आपके ध्यान में रखने वाली हैं क्योंकि ये हमारे डेरिवेटिव की बेसिस भी यहीं से स्टार्ट होती हैं। अब बेसिस में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो डिफरेंशिएशन का ये आता है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है वो 0 होता है। क्या होता है? द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ऑफ कांस्टेंट इज 0, राइट। अब बजाय इसके कि मैं आप लोगों को इस बात को एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूटेशंस क्या क्या आती हैं डेरिवेटिव्स की, ठीक है। तो न्यूटेशंस हमारे पास बेसिकली डेरिवेटिव्स की क्या होती हैं, लेट मी जस्ट नोटेशंस, ठीक है। अब नोटेशंस हमारे पास किस तरह से आती हैं, डेरिवेटिव को हम लिखते किस तरह से हैं। मैं आपको कहती हूँ मेरे पास y इज इक्वल्स टू x+7 है, ठीक है। अब मैंने अगर डेरिवेटिव लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूंगी, मैं लिखूंगी d/dx, ठीक है। और ये y एज इट इज आ जाएगा। अब आपको पता है कि अगर मैंने एक चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई की है, ये वाली पूरी टर्म मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई की है, तो ये वाली पूरी टर्म यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी x+7, राइट। अब यहाँ पर जो है मैंने ये देखें, ये हो जाएगा dy/dx, ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन का डेरिवेटिव। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है, ये क्या हो जाएगा dx/dx प्लस d/dx/7, ठीक है। इस तरह से इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, वो जब हम वो प्रोसीजर्स देखेंगे नेक्स्ट क्या क्या होते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया होगा इस सब चीजों का। लेकिन बेसिकली किसी भी इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने ये वाली टर्म फाइंड करनी होती है। अब ये जरूरी नहीं होता कि हर बार आपको dy/dx ही ऑफर किया जाए। लाइक मैं आपको कहूँ कि हमारे पास हम लोगों ने बेसिकली देखना ये होता है कि जिस वेरिएबल से हम डिवाइड कर रहे हैं वो वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो वेरिएबल्स थे, एक y था एक x था, ठीक है। तो अगर देखें मैं x की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो y की वैल्यू 8 हो रही है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख रही हूँ तो y की वैल्यू जो है वो 9 हो रही है। तो y की वैल्यू x की वैल्यू की वजह से चेंज हो रही है। तो डिपेंडेंट कौन हुआ? y हुआ। इंडिपेंडेंट कौन हुआ? x हुआ। इसलिए मैंने डिवाइड किया d/dx को, ठीक है। मैंने इसको यूं d/dy से डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि y जो है वो हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो मैथ्स में बहुत दफा मतलब इस तरह से ही होता है ज्यादातर कि हमें dx से ही डिवाइड करते हैं हम लोग, लेकिन आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम लोग d/dx की नोटेशन लिख रहे होते हैं तो इसमें जो x होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। और अब आपको ये भी पता चल गया कि हम लोग इसको लिखते किस तरह से हैं। एक ये है कि जब ये कंप्लीट टर्म dy/dx बन जाती है तो इसको हम y प्राइम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें सेम ही होती हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने इस पॉइंट की तरफ कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो ये मैथ्स के अंदर एक रूल आता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ y इज इक्वल टू 7, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग जो है वो इसको लिखते हैं, या इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए x+
7, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx, राइट, इज इक्वल्स टू, अब d ओवर dx मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी करूंगी, ये हो गया x प्लस 7। अब ये हो गया dx ओवर dx प्लस d ओवर dx 7। अब आपको पता है कि ये है हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। तो डेरिवेटिव इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो हमारे पास जो इसका फर्दर आंसर आ रहा होगा वो क्या होगा, +0। अब मैंने इस इक्वेशन की जगह क्या लिख दिया, 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। अब आप लोग ये देखें कि ये dx और dx है, ऊपर नीचे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। अब इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दो बातें पता चलेंगी। वो दो बातें हमारे पास क्या थी, पहली बात हमारे पास ये थी कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास, या कांस्टेंट, इट कुड बी एनीथिंग, मतलब कांस्टेंट है तो वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, वो 0 होता है, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने क्या बात की है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये ऑब्वियस है ना कि dx ओवर dx आ जाएगा तो वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पता चला कि डेरिवेटिव ऑफ x जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास दो बातें। अब जो हमारे पास तीसरी बेसिक आती है वो हमारे पास ये आती है कि जो डेरिवेटिव ऑफ द कोफिशिएंट है वो हमने किस तरह से फाइंड आउट करना होता है। डेरिवेटिव ऑफ कोफिशिएंट अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हम लोग एक एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं, लाइक y इज इक्वल टू 7x, ठीक है। अब देखें d ओवर dx मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, d ओवर dx, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पर ये जो 7 है ये कोफिशिएंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये 7 जो है ये बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ गया और पीछे का बचा d ओवर dx इंटू एक्स, और इसका आंसर क्या आ गया, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो अब आपको क्या पता चला कि जब भी हमारे पास कोई ना कोई टर्म पड़ी होगी, ठीक है, जिस तरह 7x पड़ा है तो इसके अंदर 7 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। जब 7 हमारे पास कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट हम लोग डेरिवेटिव से पीछे ले लेंगे और बाकी काम हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 7x है तो हमेशा आंसर जो है वो 7 ही आएगा। आपके पास अगर 9x है तो हमेशा आंसर 9 ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो 9x है तो 9 ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास 9x² आ जाता है या 9x³ आ जाता है या 7x³ आ जाता है तो ये वाले जो आंसर्स हैं ये हमारे पास वेरी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। जब हम लोगों ने पावर्स को यूज सॉल्व करना होता है तो हमारे पास पावर रूल होता है, उसको सॉल्व करना होता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।